इस स्रोत विश्लेषक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, सरकार के इतने बड़े और जटिल तंत्र के भीतर एक साधारण सा पत्र या कोई बहुत ही जरूरी ईमेल आखिर अपनी सही मंजिल तक पहुंचता कैसे है। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था काम करती है। आज हम केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली, जिसे हम CSMOP भी कहते हैं, उसके अध्याय 4 में दिए गए डाक प्रबंधन के नियमों और उसकी पूरी प्रक्रिया का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि एक आधिकारिक डाक कैसे सरकारी तंत्र में प्रवेश करती है और कैसे उसे प्रोसेस किया जाता है। सच कहूं तो यही वो प्रक्रिया है जो पूरे सरकारी कामकाज की रीढ़ है। तो सबसे पहला सवाल, ये डाक वास्तव में है क्या? नियमावली के अनुसार डाक का मतलब सिर्फ कागज के पत्रों से नहीं है, बल्कि किसी भी कार्यालय या विभाग द्वारा प्राप्त किया गया या वहां से भेजा गया हर प्रकार का संचार इसके दायरे में आता है। चाहे वो कोई बड़ा नीतिगत दस्तावेज हो, किसी नागरिक की शिकायत हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश यानी ईमेल ही क्यों ना हो, ये सब कुछ डाक ही कहलाता है। इससे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की हमारी इस पूरी चर्चा का मुख्य किरदार यही डाक है। इस पूरी व्यवस्था को आसानी से समझने के लिए डाक की इस यात्रा को 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला है प्राप्ति, दूसरा पावती, तीसरा पंजीकरण और अंत में आता है वितरण। चलिए, बिना किसी देरी के पहले चरण से शुरुआत करते हैं, जो है डाक की प्राप्ति। इस चरण में समय का बहुत बड़ा खेल है। नियमावली स्पष्ट रूप से दिन और रात के लिए अलग अलग नियम तय करती है। देखिए, सामान्य कार्यालय समय के दौरान जो भी डाक आती है, जिसमें मंत्रियों या अधिकारियों के नाम से आई डाक भी शामिल है, उसे सेंट्रल रजिस्ट्री या सूचना सुविधा काउंटर पर प्राप्त किया जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकारी काम कभी पूरी तरह से नहीं रुकता। इसीलिए कार्यालय समय के बाद आने वाली डाक के लिए खास नियम बनाए गए हैं। रात के समय इसे नाइट ड्यूटी क्लर्क या किसी विशेष अधिकारी द्वारा रिसीव किया जाता है। हाँ, अगर किसी डाक पर तत्काल लिखा है और वो नाम से संबोधित है, तो उसे सीधे अधिकारी के घर पहुंचाया जाता है। मतलब समय चाहे जो भी हो, कोई भी जरूरी संचार रुकना नहीं चाहिए। अब चूंकि हम डिजिटल युग में हैं, तो ईमेल को कैसे भूल सकते हैं। ये आज के समय का डिजिटल मेल रूम है। विभाग में आने वाले सभी ईमेल एक केंद्रीय सिस्टम पर डाउनलोड किए जाते हैं और फिर वहां से संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। हालांकि जो ईमेल सीधे तौर पर मंत्रियों या वरिष्ठ अधिकारियों के नाम आते हैं, उन्हें वे खुद या उनका निजी स्टाफ सीधे डाउनलोड करता है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि डिजिटल जानकारियों को भी बिल्कुल उसी अनुशासन के साथ संभाला जाए जैसे कागजी पत्रों को। शुरुआती तौर पर प्राप्त होने के बाद ये डाक एक बहुत ही तयशुदा रास्ते से होकर गुजरती है। ये पहले डायरिस्ट के पास जाती है, फिर डीलिंग हैंड के पास, या फिर अगर अधिकारी स्तर पर दर्ज हुई है तो पदानुक्रम के हिसाब से संबंधित अधिकारियों से होते हुए अपने सही अनुभाग तक पहुंचती है। ये पूरी आवाजाही बिल्कुल स्पष्ट और सटीक होती है, जिससे हर एक दस्तावेज सही हाथों से होकर ही आगे बढ़ता है। प्राप्ति के बाद अब हम दूसरे चरण पर आते हैं, जो है पावती, यानी प्राप्ति की आधिकारिक पुष्टि करना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास पुरानी कागजी रसीद की व्यवस्था है, जिसके लिए नियम बहुत सख्त है। प्राप्तकर्ता को तारीख और अपने पदनाम के साथ पेन से अपना पूरा नाम हस्ताक्षर करना ही होता है। जवाबदेही तय करने का ये एक बहुत ही पारदर्शी और परखा हुआ तरीका है। और दूसरी तरफ है हमारी आधुनिक ई-ऑफिस प्रणाली। इसमें पावती पूरी तरह से ऑटोमेटिक और सिस्टम द्वारा खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती है। ये अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पारंपरिक अनुशासन और आज की आधुनिक तकनीक एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर, जो है डाक का पंजीकरण। यहीं से दस्तावेज को उसकी आधिकारिक सरकारी पहचान मिलती है। लेकिन जरा रुकिए, हर बार सब कुछ इतना सीधा और आसान नहीं होता। क्या होगा अगर कोई लिफाफा गोपनीय या वर्गीकृत हो, जिसे खोला ही न जा सके, या फिर किसी पत्र में लिखा हो कि साथ में कुछ कागजात संलग्न हैं, लेकिन असल में वो गायब हो। ऐसे मुश्किल हालातों या अपवादों से निपटने के लिए भी नियमावली में बहुत ही कड़े और स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि हर खुली हुई डाक और बंद गोपनीय लिफाफों पर एक आधिकारिक दिनांक मोहर, जिसे हम डेट स्टैम्प कहते हैं, लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। इस मोहर के अंदर क्या क्या होता है? इसमें मंत्रालय या विभाग का नाम, प्राप्ति की तिथि, CR या IFC नंबर और अनुभाग डायरी नंबर एकदम स्पष्ट रूप से छपा होना चाहिए।
एक तरह से देखा जाए तो ये मोहर उस दस्तावेज का सरकारी पासपोर्ट बन जाती है। और अगर डाक अधूरी निकले या उसमें बताए गए अनुलग्नक गायब हो, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति के लिए डायरिस्ट के पास एक स्पष्ट कार्य योजना होती है। सबसे पहले उस अधूरी डाक को भी डायरी में दर्ज किया जाता है। इसके तुरंत बाद प्रेषक से संपर्क किया जाता है, चाहे वो टेलीफोन से हो, लिखित रूप में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और अगर अनुलग्नक बहुत भारी भरकम है तो सीधे उनकी सॉफ्ट कॉपी मांग ली जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संचार में कोई भी कमी न रहे और काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हम पहुंचते हैं अंतिम चरण पर, जो है वितरण, यानी डाक को उसके सही गंतव्य तक पहुंचाना। डाक को सही दिशा देना वाकई में बहुत जरूरी है। आमतौर पर सभी प्राप्तियों को सीधे संबंधित अधिकारी या अनुभाग के पास भेज दिया जाता है, लेकिन कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि कोई खास दस्तावेज आखिर किस अधिकारी के पास जाना चाहिए। इसका भी समाधान नियमावली में मौजूद है। किसी भी तरह की अस्पष्टता होने पर मामला उच्च अधिकारियों के सामने रखा जाता है और उनके निर्देशों के अनुसार ही उसे आगे बढ़ाया जाता है। यह स्पष्टता सुनिश्चित करती है कि कोई भी फाइल किसी गलत डेस्क पर जाकर अटके नहीं। अब अंत में ये सवाल उठता है कि इन रोजमर्रा की प्रक्रियाओं पर इतनी बारीकी से नजर क्यों रखी जाती है। ये उद्गरण इस पूरे सिस्टम के पीछे की सोच को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। सरकार के हर काम का अंतिम लक्ष्य नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना और उनका कल्याण करना ही होता है। एक चुस्त और दुरुस्त डाक प्रबंधन प्रणाली ये सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन और संसाधनों का बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ इस्तेमाल हो, क्योंकि सिस्टम में दर्ज की गई हर एक रसीद और सही डेस्क तक पहुंची हर एक फाइल सुशासन की दिशा में बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है। तो इस प्रस्तुति के अंत में जाते जाते इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा, जब एक साधारण से पत्र की यात्रा को इतनी गति और दक्षता के साथ प्रबंधित किया जाता है तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इससे न सिर्फ लालफीताशाही कम होती है और जवाबदेही बढ़ती है, बल्कि पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी हम नागरिकों के लिए कहीं ज्यादा उत्तरदायी और बेहतर बन जाती है।